मम्मी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं, जिसके हिस्से में जिसका नाम आएगा वो को रखेगा। बड़ी बहू मीना को दोनों बेटों और छोटी बहू सीमा ने भी मीना का साथ दिया। ये सब देख सुनकर रामकिशन जी अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी से बोले, देख रहे हो विमला, अब हमारे दोनों बेटा बहू हमारे नाम की पर्ची निकालेंगे और जिसके हिस्से जो नाम आएगा उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। अब इस उम्र में बस यही दिन देखने रह गया था। वैसे भी दोनों बेटे बहुओं के झगड़े तो इतने दिनों से देख ही रहे हैं। घर संपत्ति व जमीन जायदाद का बंटवारा करके मन नहीं भरा इनका थी, तभी तो अब हमारा भी बंटवारा करने पर आ गए। नालायकों को इसलिए बड़ा किया था क्या कि शादी के बाद अपनी पत्नियों की हाँ में हाँ मिलाई सभी चीजों का बंटवारा तो ये लोग कर ही चुके हैं, अब हमारा भी बंटवारा करेंगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। विमला जी बोले, आप चिंता मत करो, दुख के दिन है, अभी हमारे सब्र की थी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती। बेवजह चिंता मत कीजिए, यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। रामकिशन जी बोले, विमला अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विमला जी उन्हें पानी देकर ढाढ़स बंधाने लगी कि सब कुछ अच्छा ही होगा, आप सब्र रखें। रामकिशन जी और बिमला जी के दो बेटे किशन और नीरज, बड़ी बहू मीना और छोटी बहू सीमा संयुक्त परिवार का हिस्सा थे। जब से छोटे बेटे नीरज की पत्नी सीमा शादी करके आई थी, दोनों बहुओं में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। सीमा जो भी काम करती मीना को बिल्कुल ना सुहाता और मीना जो भी काम करती वह सीमा को ना सुहाता। बहुत बार दोनों बहुएं रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ पड़ती है, जिसका खामियाजा बेचारे रामकिशन सिंह और विमला जी को भुगतना पड़ता। दोनों बहनों में से कोई भी वृद्ध सास ससुर को चाय नाश्ता खाना देने तक को राजी न होती। कितनी बार तो दोनों पूरा दिन रसोई में ही नहीं आती और बाहर से खाना मंगा कर खा लेती। पतियों को कह देती कि वे अपने ऑफिस कैंटीन से ही खाना खा लें और बच्चों को स्कूल कैंटीन से खाने के लिए पैसे दे देती है, ताकि दोनों जेठानी देवरानी को एक दूसरे का मुंह न देखना पड़े। दोनों को अपने सास ससुर की रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता, दोनों में से कोई बहू ये तक देखने नहीं आती कि सास ससुर ने पूरे दिन कुछ खाया भी या नहीं। विमला जी खुद ही इस अधेड़ उम्र में रसोई में जाती और अपने और रामकिशन जी के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता और खाना बना लाती है। उस पर भी बड़ी बहू मीना बोल पड़ती, माँ जी खाना बनाने के बाद रसोई कितनी गंदी छोड़ती है, आपने अफगान साफ करेगा। इस मीना रसोई साफ करती नसीमा आखिरकार बेचारी विमला जी को ही रसोई साफ करनी पड़ती। विमला जिसे अब रसोई का ज्यादा काम होता नहीं था, एक तो उम्र हो चली थी और ऊपर से शरीर की बीमारियां, मगर जब दोनों बहुएं ही सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ ले तो उन्हें स्वयं ही खाना बनाना पड़ता था, जबकि डॉक्टर ने विमला जी को आराम करने की सख्त हिदायत दी थी। रामकिशन जी कहते भी थे, विमला दो बहुओं के होते हुए तुम्हें इस उम्र में हम दोनों का खाना बनाना पड़ा रहा है क्या, इन्हीं दिनों के लिए बेटों की शादी करवाई थी। विमला जी कहती, अब दोनों बहुएं ही जब खाना नहीं बनाएंगे तो हम दोनों का खाना तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, मगर आप मेरी चिंता मत करिए, मैं धीरे धीरे काम कर लूंगी। इन दोनों को कुछ कहने का फायदा नहीं, इनसे कुछ कहना मतलब अपना ही मुंह खराब करना। दोनों बहुओं की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, जिसका गुस्सा ये दोनों हम पर निकालती है। रामकिशन जी और विमला जी गए संयुक्त परिवार रामकिशन जी द्वारा बनवाए पुश्तैनी मकान में रहता था, जिसमें रामकिशन जी और विमला जी नीचे के कमरे में रहते थे और दोनों बेटे बहू ऊपर की मंजिल पर बने अपने अपने कमरों में रहते थे। वैसे पुश्तैनी मकान इतना बड़ा था कि बहुओं को ऊपर के कमरे में रहने की जरूरत भी नहीं थी। मकान के निचले हिस्से वाले कमरे भी खाली ही पड़े थे, मगर कोई भी बहू नीचे रहने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि वह जानती थी अगर निचले हिस्से वाले कमरे में रही तो उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। सास ससुर का कमरा नीचे था, जिस वजह से कोई न कोई उनसे मिलने घर में आता रहता। बहुत ऊपर अपने अपने कमरे में रहती है, जिस वजह से बने मेहमानों को चाय नाश्ता भी नहीं करवाना पड़ता और न ही सास ससुर की सेवा करनी पड़ती। तभी तो कोई भी बहुत नीचे वाले कमरे में रहने को तैयार न थी। दोनों बहुएं आज़ादी से जीना चाहती थी, कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता था। दोनों को घूमना और बाहर खाना खाना पसंद था, इसलिए बहुत बार घर में खाना ही नहीं बनता था, मगर दोनों वृद्ध दंपति तो पूरा दिन घर में ही रहते थे। वे बेचारे खाना खाने कहाँ जाएंगी। एक दिन बहुओं की इन हरकतों से तंग आकर रामकिशन जी अपने दोनों बेटों को बुलाकर बोले, किशन और नीरज, अब तुम्हारी माँ के काम करने की उम्र नहीं रही है। तुम्हारी पत्नी अक्सर बाहर चली जाती है ताकि उन्हें रसोई में न जाना पड़े। यदि दोनों बहुओं में आपस में नहीं बनती है तो वे घर के काम बांट ले। सभा की रसोई बड़ी बहुत संभाल और शाम की रसोई छोटी बहू रसोई में आकर खाना बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। दोनों बेटों ने अपनी अपनी पत्नियों को समझाया। पहले तो दोनों समझने को तैयार नहीं हुई, मगर एक दिन जब बाहर के खाने से किशन और नीरज दोनों की ही एक साथ तबीयत खराब हुई, तब से दोनों बहुओं ने घर के काम बांट ली। सुबह का खाना बनाती और सीमा शाम का, ताकि दोनों को रसोई में एक दूसरे का मुंह न देखना पड़े।
सुबह और शाम दोनों वक्त का काम और खाना सबब समय पर होने लगा, जिस वजह से किशन जी और विमला जी को 2 वक्त का खाना तो मिल जाता है, न मिलता तो बोथा प्यार और सम्मान। बेटों के पास दिन भर दुकान का बहाना था और वह हुए तो वैसे ही सास ससुर से बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन विमला जी ने बस इतना ही बोला था, छोटी बहू सीमा सिंह की बहू, आज खाने में नमक ज्यादा था, मुझे बीपी की शिकायत है तो खाने में नमक थोड़ा कम ही डाला करो। निर्मला जी के इतना कहते ही सीमा ने बवाल मचा दी और बोली, एक काम के नहीं करती माँ जी, आप दोनों समय का खाना आपकी लाडली बड़ी बहू के पास ही क्यों नहीं खाती? मुझे भी अच्छा खाना बनाती होगी ना, इसलिए तो मेरे खाने में नुक्स निकाल रही है आप। एक तो इन बोर्डों की मत करो और उपचयन की सुनो भी, रसोई में आकर देखिए जरा कितनी गर्मी होती है खाना बनाते समय। एक तो इतनी गर्मी में सबका खाना बनाओ और ऊपर से के नखरे भी सहन कर मुझसे नहीं होता रोज रोज खाना बनाना। जब बड़ी बहू में हिना को पता चला कि सीमा ने माजी से ऐसा कहा है तो कहीं सास ससुर को दोनों वक्त का खाना उसे खिलाने पर जाइए सोचकर वह बोली, माँ जी जो मिले खा लिया कीजिए ना, बेवजह क्यों किसी को भी टोका टोकी करती रहती हैं। आप तो जानती ही है हम लोग बाहर से भी खाना खा लेंगे, मगर आप लोगों को तो बाहर का खाना भी नहीं खिला सकते, क्योंकि आप लोगों को तो खाने में काफ़ी चीज़ों से डॉक्टर ने परहेज रखने को कहा है। आप लोगों के लिए तो घर में खाना बन रहा है रोज, और उसमें भी आपके नर्सरी यह सब काम सहन करेगा, इसलिए बिना बड़बड़ की जो मिले चबा लीजिए। किसी को ज़्यादा लेक्चर दिया कि आज के ज़माने में कोई लेक्चर सुनना पसंद नहीं करता। स्टेन रामकिशन जी और विमला जी यह बात अच्छे से जान गए थे कि दोनों बहुओं की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। वे दोनों बोर्डों को जैसे तैसे खाना खिला रही है। वहां दुकान पर किशन और नीरज की व्यवसाय को लेकर लड़ाई होने लगी। किशन के कहे अनुसार नीरज दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता था, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही थी, और नीरज कह रहा था किशन उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। खैर सारी बातों का दौर यह निकला कि दोनों भाई अलग हो जाएं और अब अपना अपना देखें। किशन का कहना था कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं तो उसका खर्चा ज़्यादा है, अगर नीरज इसी तरह दुकान से ज़्यादा पैसा उठाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खाने के लाले पर जाएंगे, इसलिए बंटवारे में ही फ़ायदा रहेगा ताकि हम लोग अपने अपने पैसे बचा पाए। और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि दुकान से जो भी कमाई होगी उसके आधे आधे हिस्से किए जाएंगे। दोनों भाइयों ने ही मिलकर पुश्तैनी मकान और गांव से दूर उनका एक मकान था उसे भी बांट दिया, जिसमें पुश्तैनी मकान आया किशन के से और इस गांव से दूर दूसरे गांव का मकान आया नीरज के हिस्से। जमीन जायदाद और सारी संपत्ति बांटी जाएगी। यह सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो गई। सीमा अपने पति नीरज से बोली, मैं तो कब से अलग होना चाहती थी मगर आप ही नहीं मान रहे थे, देखा आज कैसे बड़े भैया ने पर इल्जाम लगा दिया, जबकि खुद को कौन सा दूध के धुले हैं। बड़े भैया भी दुकान से हर महीने ज़्यादा पैसे उठाते थे, मगर आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं माना और उन्होंने आपसे हिसाब मांगना तो दूर सीधा पर इल्जाम लगा दिया। किशन की पत्नी मीना भी बहुत खुश थी। वो बोली, अब सीमा का मुंह रोज रोज नहीं देखना पड़ेगा, मैं तो पहले ही आपसे कहती थी एक नंबर के चोर है। दोनों पति पत्नी दोनों बेटे बहुएं इतना खुश थे कि अलग होने की खुशी में वो लोग अपने माता पिता को तो जैसे भूल ही गए थे। रामकिशन जी और विमला जी बैठे बैठे सब देख सुन रहे थे और सोच रहे थे कि जो बेटा बहू हमें साथ रखेगा उसी के साथ खुशी खुशी रह लेंगे। विमला जी रामकिशन जी से धो लें, सोनिया जी जो बेटा बहू हमें अपने साथ रहने कहेंगे हम दोनों के साथ चले जाएंगे। वैसे भी हम बोर्डों को इस उम्र में चाहिए ही क्या, बस 2 वक्त की रोटी, इसलिए आप अब इन लोगों से कुछ कहेगा मत, वरना कहीं हमें ही लेने के देने न पड़ जाए। रामकिशन जी बोले, अरे भाग्यवान, मैं बिना वजह क्यों फटे में टांग सामना, मगर हाँ अगर बात हमारे वजूद पर आ गई तो मैं चुप भी ना रह पाऊंगा। कुछ देर बाद रामकिशन जी बरामदे में टहलने निकले। उन्होंने देखा कि उनके दोनों बेटे बहू किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कल तक जिन बेटे बहुओं में 36 का अनका था, आज सब कुछ अलग हो जाने के बाद चारों साथ में बैठकर किस विषय पर चर्चा कर रहे होंगे। तभी उनके कानों में बड़ी बहू मीना के स्वर गूंज, माँ जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं, जिस पर जिसका नाम आएगा वह उसके साथ जाएगा। वैसे भी अब इस उम्र में इन बोर्डों का साथ में क्या काम। छोटी बहू सीमा बोली, हाँ भाभी आप फिक्र मत कीजिए, जब सभी चीज़ों का बराबर बंटवारा किया है तो उनका भी बराबर बंटवारा करेंगे, किसी के माथे नहीं मदद देंगे इनको। दोनों बेटों ने भी अपनी पत्नियों के इस बात में सहमति जताई और बाहर पर्ची बनाई जा रही थी। बाहर का नजारा देखकर रामकिशन चिंतित हो गए थे। विमला जी भी यह सोचकर उदास हो गई थी कि वह रामकिशन जी के बिना कैसे रह पाएंगे, और रामकिशन जी उनकी तो मानो जान बसती थी। विमला जी में वे दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना, दोनों के दिमाग में ही चल रहा था। रामकिशन जी और विमला जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए, छोटा बेटा नीरज बोला, माँ आपके नाम की पर्ची मेरे हिस्से निकली है तो आप मेरे साथ हमारे नए मकान में चलिए और पिताजी बड़े भैया के साथ ही पुश्तैनी मकान में रहेंगे।
रामकिशन जी अब तक तो सब अन्याय होता हुआ देख रहे थे, मगर अब उनसे रहा नहीं गया। वे बोले, होते कौन हो तुम लोग? हमारा बंटवारा करने वाले हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें नहीं समझे। जिस भगवान ने माँ बाप को एक साथ परिणय सूत्र में बांध कर भेजा है, उस माँ बाप को अलग करने वाले तुम कौन होते हो? हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी जवानी खर्च दी तुम जैसे बेटों को बड़ा करने और पढ़ाने लिखाने में, और जब इस बुढ़ापे में हम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब तुम लोग हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। इतना ही बोझ बन गए हैं अगर हम तुम लोगों पर, तो हमारा भी एक हिस्सा क्यों नहीं निकाला बंटवारे में? जिस पुश्तैनी मकान को तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे बांट दिया है कि पुश्तैनी मकान भी में रही है, ये कैसे भूल गए तुम दोनों? तुम लोगों के नाटक में कच्चे देखता रहा, लेकिन अब बस बहुत हुआ। हमारे ही घर में रहते हो और हमारा ही बंटवारा करते हो। तुम सभी कान खोलकर सुन लो, इस गांव से दूर हमारा मकान है जो नीरज के हिस्से आया है बंटवारे में। तुम दोनों भाई उस मकान के 2 हिस्से कर दो और जाकर वहां बच्चा, मैं और विमला हमारे पुश्तैनी मकान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात दुकान की कमाई की, तो आज से जो भी दुकान की कमाई होगी उसमें एक हिस्सा मेरा होगा, क्योंकि जिस दुकान पर तुम दोनों छाती ठोक कर बैठते हो वो भी मेरे द्वारा बनाई गई है। और हम अपना खाना पास रहने वाली गंगूबाई जो सभी के लिए टिफिन बनाती है उससे बनवा लेंगे। तो तुम लोग जाकर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि आज ही तुम लोगों का घर से जाना है। किशन बोला, पापा आप लोग इतने बड़े मकान में अकेले रहोगे, ये कैसा न्याय है? रामकिशन जी बोले, मैं यहाँ के ऊपर के कमरे किराए पर चढ़ा दूंगा ताकि हमें किराया भी मिल पाए और काम आने वाले लोग भी, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेटे बहुओं से तो बेहतर है कि हम अपने किराएदारों से संबंध मधुर बनाएं, जो हमारे काम तो आएंगे। तुम लोगों का तो वैसे भी होना न होना एक जैसा ही था। दोनों बेटे और उनकी पत्नियां जो तक बहुत खुश थे, अचानक ही बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उनके हाथ से यह पुश्तैनी मकान भी जा चुका था। दुकान की कमाई भी अब 3 हिस्सों में बांटने पड़ेगी, और जो काम से दूर मकान था, माह दोनों जेठानी देवरानी को एक दूसरे के बगल में रहकर 2 से एक दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा। दोस्तों, जो लोग अपने माता पिता को अलग करने की सोचते हैं उनका ऐसा ही हाल होता है। जिन माता पिता को भगवान ने शादी जैसे पवित्र बंधन में एक साथ बांधा है, माता पिता को बच्चे मात्र एक पर्ची निकालकर अलग करना चाहते थे, ये तो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हो सके तो पाठ करने से हमेशा बचे। माता पिता एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा है, एक दूसरे की लाठी है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियो के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।